हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जल परिवहन, तो वाटर ट्रांसपोर्ट। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हो सके तो दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि ये छोटे एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो लंबा हो तो प्लीज़ पूरा देखिए और शुरू करते हैं। जल परिवहन के अंतर्गत आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सम्मिलित किए जाते हैं। आंतरिक जलमार्गों के अंतर्गत नदियाँ क्या नदियाँ, नहरें, झील तथा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के अंतर्गत समुद्री मार्ग सम्मिलित किए जाते हैं। हम बात करें जल मार्गों को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व फैक्टर्स। तो उत्तम जल मार्ग प्रदान करने के लिए नदियों के लिए आवश्यक है, तो हम उसके पहले घटक या तत्व देख लेंगे। तो नंबर 1 है, उनमें जल की गहराई सर्वथा समान हो तथा मात्रा समान ही रहे, क्योंकि सूक्ष्म हो जाने अथवा बाढ़ आ जाने से परिवहन में बाधाएं पड़ जाती है और परिवहन बंद हो जाते हैं। नंबर 2 बात करें, नदियों हिम के प्रभाव से सर्वथा मुक्त होना चाहिए, अन्यथा जल के जम जाने से आवागमन यानी परिवहन का आना जाना रुक जाने की संभावना है। नंबर 3, नदियों के मार्ग में रपट, झरने तथा चट्टानें नहीं होना चाहिए। नंबर 4, नदियों की मार्ग तंग और गहरी घाटियों में नहीं होना चाहिए, न होकर मैदानी भाग के सघन जनसंख्या व औद्योगिक प्रदेश में होना चाहिए, जिसमें से माल या यात्रा मिलने में सुविधा हो सके। नंबर 5 की बात करें, दलदली मार्गों से निर्मी वाली नदियों में भी परिवहन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जल या जहाज, छोटे नाव फंस सकते हैं। नंबर 6 बात करें, नदी का बहाव धीमा होना चाहिए। अत्यधिक गति होने से नाव धारा के साथ नीचे तो जा सकते हैं, किंतु धारा के विरुद्ध ऊपर नहीं आ सकते। नंबर 7 की बात करें तो नदियों की गहराई प्रत्येक भाग में पर्याप्त होना चाहिए, अन्यथा एक भाग में तो नाव चले सकेगी किंतु दूसरे भाग बेकार होगा। नंबर 8 की बात करें तो दूरी और लंबाई कम होने के लिए यह आवश्यक है कि नदियों में मोड़ अधिक न हो। मोड़ रहता है तो बार बार आने जाने में दिक्कत होता है। मोड़ वाली नदियों को यातायात उपयुक्त बनाने के लिए खोद कर सीधा रास्ता करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी खर्च होता है। और दोस्तों, ये रहे फैक्टर। ये जैसे कि हम मैप देख रहे हैं और मैप में ये दिया है कि अमेरिका दिया है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, चाइना और इंडिया अपना यहाँ पे है, और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, ये जो दिया है तो ये आंतरिक जलमार्ग के चिन्ह हैं। भूमध्य कर्क रेखा पे देख सकते हैं हम, कर्क रेखा पे कैसे है, और भूमध्य रेखा पे और मकर रेखा पे। तो जैसे कि हम देख चुके हैं कि अपने मैप में हम देख लेंगे कि कैसे हैं विश्व के आंतरिक जलमार्ग। तो इसकी अब हम बात करेंगे इसके। तो ये जलमार्गों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो नंबर 1 आंतरिक जलमार्ग, नहरी जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। आंतरिक, नहर और समुद्री। तो हम बात करेंगे पहले नंबर 1 की, आंतरिक जलमार्ग। तो आंतरिक जलमार्ग की बात हम करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम। यूरोप के आंतरिक जलमार्ग, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, तो परिवहन के अंतर्गत। तो जर्मनी के जलमार्ग। तो यूरोप जैसे कि हमने मैप में देखा, यूरोप
भीतरी जलमार्ग की दृष्टि से बहुत बहुत उत्तरकितशील है। इस महाद्वीप की अधिकतर नदियाँ नव हैं, किंतु इस महाद्वीप में जर्मनी विशेष भाग्यशील है। अत्यधिक नाव नदियों इसी देश में पाए जाते हैं। जर्मनी में सबसे बड़ी कमी समुद्र तट की कम होना। इसमें बहुत सीमा तक नदियाँ पूरी करती हैं। हम बात करें जर्मनी की सबसे बड़ी नदी कौन सा है, तो ये है ईरान की परिवहन। फिर हम बात करें कि ईरान नदी में समुद्र जहाज़ आ जा सकता है। ईरान नदी वास्तव में विश्व का सबसे व्यापारिक नदी है। इस नदी के दोनों किनारों पर उद्योग विकसित है। कैसा है? इस नदी के दोनों किनारों पर उद्योग विकसित है, जिसमें मॉल यानी कि व्यापार संबंधित मार्ग भी हैं। इन नदियों में यातायात केवल छोटे छोटे जहाज़ों द्वारा ही हो सकते हैं। कैसे? छोटे छोटे जहाज़ द्वारा हो सकते हैं। फिर हम बात करें कि ईरान क्षेत्र एक अत्यधिक विकसित उद्योग है। कैसा है? इसमें व्यापार के आयतन भी अधिक है। इस नदी में जहाज़ कितने 4000 टन तक के वजन का माल ढो सकते हैं। 4000 टन का वजन माल ढो सकते हैं, किंतु अधिकतर व्यापार 2000 से 2500 टन भार वाले जहाज़ द्वारा ही होते हैं। इस नदी द्वारा खाद्य, कोयला, रासायनिक पदार्थ, इस्पात, कच्चे माल, पेट्रोलियम, अनाज आदि पाए जाते हैं या ढोया जाता है। और इसकी हम बात करें तो विश्व में सबसे अधिक व्यापार करता है रॉटरडम। ईरान नदी के व्यापार में कोयला का महत्व अधिक होने से इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। ईरान नदी में स्टीमर कोलोन से नीचे मेज, मनहीम और स्ट्रेसबर्ग तक जाते हैं। ईरान के अंतर्गत जर्मनी आते हैं। दोस्तों, अगर हम ये पूरा पढ़ें तो वीडियो बहुत लंबा होगा, तो प्लीज़ आप इसको कवर कर लें। और थोड़ा बहुत बता दूं कि ईरान इसका अत्यधिक जलमार्ग कुल लंबाई 6830 किलोमीटर। 31 दिसंबर 1990 के आंतरिक जलमार्ग बड़े में और 1000 यानी 191 मेट्रो फैक्टर और 418 फैक्टर सम्मिलित हैं। दोस्तों, हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की दृष्टि से जलमार्गों की दृष्टि से फ्रांस भी एक बड़ा संपन्न देश है। नदियों अपने निचले भाग में ही नाव चलाते हैं और यह सीन यहाँ की सबसे बड़ी बंदरगाह है। इसमें भी सभी प्रकार के पाए जाते हैं। बात करें रूस की, तो रूस भी एक बड़ी नदी है। रूस में भी नावों की नदी है, किंतु अधिकतर वर्ष के भाग में हिम जमे रहने के कारण जलमार्गों या नावों की उपयुक्त नहीं होता। दूसरे दक्षिण भाग में काला सागर भी है इसमें। और इसके देखें कि रूस की, तो रूस की नदियों तथा नहरों की लंबाई 1991 में 1,23,500 किलोमीटर था, जिसमें से 1,13,500 किलोमीटर सामान्य प्रयोग की थी। यह हज़ारों मील लंबी नहरें तथा यहाँ कृत्रिम जलमार्ग होते हैं।
हम बात करें नहर की, तो नंबर बी में है नहर। तो नहर वे मार्ग हैं जो जहाज चलाने हेतु बनाए जाते हैं। नहर व्यापार के लिए किसी न किसी उद्देश्य को लेकर बनाई जाती है। उनका उद्देश्य इस प्रकार होते हैं: दो नदियों या खाड़ियों अथवा समुद्रों की दूरी या समय को कम करने के लिए। नंबर 2, किसी नहर या झील के व्यापार में बाधा डालने वाले झरने और प्रांतों को दूर करने के लिए। या नंबर 3 बात करें तो उन प्रदेशों के व्यापार को उन्नति करने के लिए जहां अन्य साधन सरलतापूर्वक प्राप्त नहीं हो सकते। जहाज नहरें की लंबाई चौड़ाई काफ़ी होती है जिससे होकर बड़े बड़े जहाज निकल सकते हैं। जहाज नहरों की बने जाने से कुछ जलमार्ग का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इनमें या तो दूरियां कम हो जाती हैं, जैसे पनावा नहर और स्वेज नहर, या कुछ मार्गों का व्यापार केंद्रीभूत हो गया है। विश्व की कुछ महत्वपूर्ण नहरें जो कि इस प्रकार हैं। हम देखें नंबर 1, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर ये हम देख सकते हैं स्वेज नहर चित्र में। तो स्वेज नहर कैसे है? भूमध्य सागर ठीक है ऊपर, और ये स्वेज नहर अफ्रीका के अगल बगल से गुजर रही है, बगल से स्वेज नहर। तो स्वेज नहर को हम देखें अगर, तो स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाज नहर है, जो स्वेज की स्थल मध्य को काटकर बनाई गई है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यहाँ लेस्पस नामक एक फ्रांसीसी इंजीनियर की देखरेख में यह नहर को 1869 में बनाई गई थी। इसके बनाने में 180 लाख पाउंड खर्च हुए और निर्माण कार्य 1859 में प्रारंभ होकर सन 1869 में समाप्त हुआ। सन 1956 के बाद इसे नहर पर मिस्र का अधिकार है। यह नहर लाल सागर स्थित पोर्ट भूमध्य सागर की स्थिति पोर्ट से मिलाती है। यह नहर 173 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई 17 से लेकर 22 मीटर तथा चौड़ाई 165 से 115 मीटर तक। इस नहर से 2,50,000 टन तक के तेल वाहक हो सकते हैं। यह नहर पूरी लंबाई तक समुद्र की सतह पर रहती है। फिर इसके कुछ मार्ग जैसे मैरियान पूर्वी द्वीप समूह, इसमें तेल की सप्लाई की जाती है। जिससे हम देख सकते हैं नहर द्वारा होने वाले व्यापार। तो नहर द्वारा होने वाले व्यापार ऐसे होते हैं: स्वेज नहर से होने वाले व्यापार। फिर हम बात करें पनावा नहर, तो ये 1904 में प्रारंभ हुआ, 1915 में बनकर तैयार हुआ। इस पर 7.1/2 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह पनावा नहर स्थल के काटकर बनाई गई। यह प्रशांत तट पर पनावा को अटलांटिक महासागर के तट पर किलिन से जोड़ती है। यह नहर 80 किलोमीटर तथा लंबाई 12 मीटर है, गहरी और लगभग 90 मीटर चौड़ी है। इसको पार करने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। प्रतिदिन लगभग 50 जहाज इस नहर से होकर निकलते हैं। इस नहर के
बनने में एक पहाड़ी को काटा गया था। दोस्तों यही है। हम बात करें नहर द्वारा होने वाले व्यापार, तो पनामा नहर द्वारा होने वाले व्यापार कुछ इस प्रकार हैं। तो इनके साथ व्यापार होता है न्यूजीलैंड, है ना। पनामा नहर मक्का, ऊन, अंडे, मांस आदि प्रकार के, चाय, चावल। और बात करें हम समुद्री या अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, तो समुद्री परिवहन की विशेषताएं। तो समुद्री जलमार्ग द्वारा माल बहुत सस्ते भाड़े में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले या लाया जा सकता है। इसके द्वारा माल में होने वाले खर्च कम होते हैं, किंतु जहाज़ रेल की अपेक्षा धीरे चलती है। जहाज़ साधारण 8,000 से 10,000 टन बोझ ले सकता है, जबकि रेल 6,000 टन की बोझ ले सकता है। जहाज़ द्वारा कम खर्च में माल ले जाया सकता है। नंबर 2 की बात करें तो यह नहीं, समुद्र मार्ग सब दिशाओं में होता है। समुद्र मार्ग सब दिशाओं में होता है। नंबर 3 की बात करें तो समुद्र सब देशों के लिए खुला रहता है, चाहे कुछ भी व्यापार कर लें। फिर हम बात करें कि समुद्र मार्ग का निर्धारण करने वाले कुछ प्रमुख घटक। तो समुद्र मार्ग का निर्धारण करने वाले कुछ प्रमुख घटक तो इस प्रकार हैं। नंबर 1 बात करें महाद्वीपों की आकृति और उनकी पहुंच की मुख्य साधन। नंबर 2 नौ परिवहन के खतरों से बचाया जा सकता है। ईंधन लेने के उपयुक्त स्थान, सुविधा होती है और इस प्रकार है। फिर हम बात करें कि विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग। तो विश्व के कुछ प्रमुख समुद्री मार्ग इस प्रकार हैं। तो आपको जो स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि प्रशांत महासागर, ये महासागर है, ठीक है। ये दोनों प्रशांत महासागर हुए। फिर हिंद महासागर, है ना, और ये अपना हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। अपना कौन सा? हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करें कि भूमध्य मार्ग एवं दक्षिणी मार्ग, केप मार्ग, तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में स्थित औद्योगिक देश से जुड़े हैं। ये विश्व में सबसे अधिक व्यापार संबंधित दोनों भाग में होते हैं। संपूर्ण भाग किस मार्ग पर है, इसे हम देख सकते हैं कि जैसे कि यूरोप के प्रमुख बंदरगाह, मैनचेस्टर, और ये सब काले अक्षर में लिखे हैं। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए। नंबर 2 बात करें हम प्रशांत महासागर। तो ये प्रशांत महासागर तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो देख लीजिए कि वर्तमान काल का महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है तथा इसका प्रमुख कारण पनामा नहर बनाया गया है, जो बंदरगाहों से विदेश। पनामा नहर तो आपने पढ़ा ही होगा। फिर भूमध्य मार्ग के बाद ये दक्षिण अमेरिका मार्ग। तो दक्षिण अमेरिका ये देख सकते हैं कि इसके मुख्य वस्तु शक्कर, केले, रुई, तंबाकू, रबड़, कॉफ़ी, हीरे, खाद्यान्न। अब नंबर 5 की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के, और फिर ये नीचे आ गया